बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर एंड यू नो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होने वाली प्लांट डिजीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कशन की थी। आज हम फर्दर देखने वाले हैं कि क्या सारे जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं या बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। क्या बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाए ना हमें फ़ायदा पहुंचाए। अगर आपको बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन याद हो तो आपको पता है कि हमने कहा था कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। और अगर हम यूज़फुल की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से 50-50 पार्टनरशिप के ऊपर गेन्स कर रहा हो। इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज ज़्यादा फ़ायदा ले रही हो और दूसरी स्पीशीज कम फ़ायदा ले रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म 100% फ़ायदा ले रहा हो लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको हरगिज़ भी नुकसान ना पहुंचा रहा हो। तो ये डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शंस हैं जो कि बैक्टीरिया की हमारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फिर हम ये देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स के इस दुनिया में आने वाले डिफरेंट जो यू कैन से एपिडेमिक्स और पैंडेमिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो रिलेटेड हैं बैक्टीरिया से तो वो कब कब आए और अगर हमने उनको क्योर करना है, उससे बचना है तो उसके लिए हमें क्या क्या तरीके इख्तियार करने होंगे। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 और हम आज पढ़ेंगे द बैक्टीरियल फ्लोरा। आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन में ये बात कही थी कि पुराने ज़माने में जो ऑर्गेनिक लोग थे वो बैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम के अंदर ही प्लेस करते थे और सिंस देन ये कन्वेंशनल या एक हमारा रवायती अंदाज चला आ रहा है कि हम बैक्टीरिया को फ्लोरा ही कहते हैं, राइट। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ह्यूमन, यानी कि सारी बातें आज हम हज़रत इंसान के बारे में करेंगे। हमारे पास जो सेल्स हैं दे आर डेफिनेटली इन बिलियंस और इन ट्रिलियंस। और अगर आप लोग अपनी बॉडी में बैक्टीरिया के सेल की बात करो तो वो 10 टाइम्स मोर हैं, 10 टाइम्स मोर। यानी कि अगर आप लोगों के पास 100 मिलियन है तो आपके पास बिलियन बैक्टीरियल सेल भी प्रेजेंट है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। सवाल ये है कि ये इतने ज़्यादा बैक्टीरियल सेल मेरी बॉडी में आखिर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज देयर जॉब। इनकी जॉब को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज माउथ। जब हम माउथ की बात करेंगे तो इससे मुराद ज़ाहिर है हमारी ओरल कैविटी। देन इज द कोलोन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ऑलमोस्ट एंड है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑलमोस्ट एंड है और इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। देन नेज़ोफेरेंजियल रीजन, इसका मतलब यह है कि ये हमारी नोज और फेरिंक्स के जोन का इलाका है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन। हमारी स्किन के ऊपर भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विजाइना। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसके साथ ही एसोसिएटेड होती है, इसके बहुत ही क्लोज लोकेट करता है ज़ाहिर यूरिथ्रा, फीमेल यूरिथ्रा। तो इसे हम लोग यूरिनो जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन में भी यू कैन से स्टडी कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली एक डेफिनेशन में पुरोना चाहें तो वो डेफिनेशन क्या हो सकती है। द असेंबलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, कि जो हमारी बॉडी को कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली इनहेबिट कर रहे हैं। मुसलसल मेरी बॉडी का, नस्ल दर नस्ल मेरी बॉडी का, यानी कि एक जो मदर की मदर है उसके वॉर्म में प्रोड्यूस होने वाला बेबी भी उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आश्कार होता है या उसे पता होता है जो उसकी मदर खा पी रही होती है। कहाँ रहते हैं, ज़ाहिर है हमारी स्किन पर, माउथ में, कोलोन पे और वजाइना पे। ये मैंने साथ से ब्रैकेट में क्यों लिख दिया है या डिफरेंट कलर से लिख दिया है कि बहुत सी बुक डेफिनेशन को यहाँ पे ख़त्म कर देती हैं और बहुत सी बुक्स यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद
ये भी ऐड करती हैं, तो इट इज अप टू यू। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को यहां पहले ब्लॉक करके लिख चुके हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसको लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने दोनों स्टाइल्स बता दिए हैं कि आप इन फ्लोरल बैक्टीरिया को की लोकेशन को सेपरेट भी लिख सकते हो और आप उसे एक ही डेफिनेशन का पार्ट भी बना सकते हो, राइट। जैसे बोला, आप लोगों के साथ बैक्टीरिया गुड भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया बैड भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरी बॉडी में रह रहे हैं, मेरी बॉडी से कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं, लेकिन मुझे कम से कम डिजीज नहीं पहुंचा रहे। इनकी वजह से मुझे कोई डिजीज नहीं होती। कब? नॉर्मली। जब मैं वर्ड यूज करता हूं नॉर्मली, इसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में जो बॉडी है ये बिल्कुल कैसी है, हेल्दी है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, वो सही फूड इनटेक कर रहा है। इन सारे केसेस में ये वाले बैक्टीरिया हमें कुछ भी डिजीज कॉज नहीं करते, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी शख्स का इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा या वो बहुत ज्यादा फीबल हो गया है, कमजोर हो गया है, वो काफी देर से बेड रेस्ट पर है, राइट, और उसका जो एक्सपोजर है टू डिफरेंट यू कैन से इट्स एनिमीज वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस वाले केस में ये हमें डिजीज कॉज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मल फ्लोरा की लिस्ट से नहीं निकाल सकते। रीजन ये है कि ये पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ बहरहाल जिंदा रहे हैं या उनका पार्ट रहे हैं। दूसरा फायदा मेरे पास क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस शो करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर टर्म? अगर आप लोग अपनी बॉडी के डिफरेंट सरफेसेस को देखो, ये सरफेस आपकी स्किन की हो सकती है, ये सरफेस आपकी ओरल कैविटी की हो सकती है, फेरेंजियल रीजन की हो सकती है, एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल ट्रैक हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इंटरनल ट्रैक हो सकती है। इन सारी जगहों पर देखो तो नॉर्मली हमारे पास ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कि जो डिजीज कॉज करते हैं उनसे मुकाबला करते हैं, राइट। यानी कि ये वाले बैक्टीरिया जो मेरी बॉडी में नॉर्मली रह रहे हैं वो इंट्रूडर्स, इन्वेडर्स, पैथोजन के साथ फाइट करते हैं और उनको सरफेस प्रोवाइड नहीं करते कि वो जाके वहां पे अपने आप को अटैच करें और कॉलोनी को इस्टेब्लिश करें। तो जो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो मेरा क्या है, दोस्त। जो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो क्या हुआ, दोस्त। तो इस लिहाज से मेरे दुश्मन मींस मेरे पैथोजेंस को वाइप ऑफ करने में कैसे, बाय मींस ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन्स, वो उनसे मुकाबला करते हैं और उन्हें अपनी कॉलोनी वहां पे एस्टेब्लिश नहीं करने देते। तो इस लिहाज से दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन बिकॉज दे आर एनिमी ऑफ माई एनिमीज, राइट। फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इन बैक्टीरिया में और अच्छी खूबी क्या है कि दे एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब होता है मुखालिफत करना, पॉजिटिव मुखालिफत करना। अब इनकी पॉजिटिव मुखालिफत किस तरीके से होती है कि ये ऐसे किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ऐसे किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं कि जो डेफिनेटली मेरे पैथोजेंस के लिए हार्मफुल हैं और वो वहां पे ज्यादा नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाते। एक तो यह कि नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएगा, दूसरा कॉलोनी स्टैब्लिश नहीं होगी, तो ये एक दो धाई तलवार जैसी बात हो गई, राइट। तो ये इस किस्म के बैक्टीरिया अगर आपने उनसे मुलाकात करनी हो तो यू हैव टू गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों को बहुत से ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं कि जो ऐसे सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो पैथोजेंस के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगेन मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। फिर हम चलते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स ये बात है जिसे आपने अपने माइंड में जगह देनी है और इसे अगर आप जिंदगी में इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे तो आपने इस चीज को भी अपनी प्रैक्टिस का एक हिस्सा बनाना है। वो क्या है कि दे स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये बड़ी यूनिक सी बात है कि ये वाले बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनवाते हैं। इसका मुझे क्या फायदा है या इसका बैक्टीरिया को क्या फायदा है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली एंटीबॉडीज, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये वाली एंटीबॉडी सर्टेन पैथोजेंस के खिलाफ रेडिली अवेलेबल क्या है, सोर्स ऑफ फाइट है कि जो ही वो वाली एंटीजन मेरी बॉडी में आएंगी ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज उनको किल करना शुरू कर देंगी। मुझे असर या राइट फ्रॉम द स्क्रैच या बिल्कुल जीरो से एफर्ट नहीं करनी है टू मेक एंटीबॉडीज। तो फिर अगेन
इन्होंने मुझे क्या बना के दी, ऐसी एंटीबॉडीज बड़े आराम से, बड़े सुकून से, और उसे मेरे ब्लड का पार्ट बना दिया, मुझे पता भी नहीं था। और जो ही उस पर्टिकुलर एंटीजन की इंट्रूजन हुई मेरी बॉडी में, तो इन एंटीबॉडीज ने उससे फाइट की और उसे बॉडी में से वाइप ऑफ कर दिया। तो जिन ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड होता है या जिनके अंदर ये वाले बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके अंदर जाहिर है ये वाली एंटीबॉडीज नहीं होगी, और जब ये वाली एंटीबॉडीज नहीं होगी तो जाहिर है ये उन पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर पाएंगे और ये ज़्यादा बीमारियों का शिकार रहेंगे, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप लोगों के सराउंडिंग में पैथोजेंस हैं या बैक्टीरिया हैं, लेट देम इन्वेड योर बॉडी सो दैट योर बॉडी मे बिकम अवेयर ऑफ इट, may synthesize antibodies and then store it into the blood, and whenever a potent and you can say antigen join your body, relevant antibody may come into contact and fight with it and then wipe it off from the body, right। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे जो फ्लोरल बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए और क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, now we want to discuss the fifth contribution of the bacterial flora in our body, और वो है synthesize vitamins। कि ये not only अपने लिए विटामिन बनाते हैं, जाहिर है विटामिन आपको पता है कि ये बड़ी यूजफुल चीज़ है और ये हमारे डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस को किसी एंजाइम की तरह से, किसी हार्मोन की तरह से असिस्ट कर रही होती है और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा पेस अप कर देती है। विटामिन्स डायरेक्टली आपको पता है एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन एनर्जी की प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो बात आपसे कर रही है हमारे नॉर्मल फ्लोरा के प्रोड्यूस्ड विटामिन्स की। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने विटामिन प्रोड्यूस किए अपने लिए, लेकिन हमेशा कुदरत ने बड़े अच्छे तरीके से एक मशीन को चलाया है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बनाओ। जैसे आप लोग भी ज़रूरत से हमेशा ज़्यादा खाते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप की जो ब्रेड डिमांड है वो फॉर एग्जांपल 2 स्लाइसेस हैं तो आप 2 स्लाइस पर जाओ, आप 3, 4, 5, 6 स्लाइस भी खा जाते हो। और अगर आप बॉयज़ हो तो मुमकिन आप पूरी डबल रोटी भी खा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली हम जितनी फूड हमें रिक्वायर्ड होती है हम उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए वो भी हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हीट, जितनी हीट की डिमांड आपकी बॉडी में है उससे ज़्यादा ही हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो सेम इज़ द केस ऑफ दीज पर्टिकुलर बैक्टीरिया, दे आर मेकिंग विटामिन्स फॉर देमसेल्फ बट इन एक्सेस। वो तो जो एक्सेस होता है वो सेक्रीट कर देते हैं इनटू आवर यू कैन से ब्लड और इंटेस्टाइन, और फिर हम उन पर्टिकुलर विटामिन्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज सेवरल विटामिन बी। इसका मतलब है कि विटामिन बी एक हार्मोन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। आपको पता है इसमें B1, B2, B3, B6, B12 विटामिन शामिल होते हैं। तो इन सारे विटामिन की प्रोडक्शन आमतौर पे मेरी बॉडी में कौन कर रहे होते हैं? बैक्टीरिया। सेम इज द केस विद विटामिन के। विटामिन के भी ऐसा ही होता है। ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? बैक्टीरियल फ्लोरा से मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड़ी गौर तलब बात है और इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ ये एक फैशन बन गया है कि हम ज़रा सा बीमार होते हैं तो हम बहुत क्विकली अपने आप को ठीक करने के लिए कहाँ पे ले जाते हैं? एंटीबायोटिक के लेवल पे ले जाते हैं, जो एक गलत अप्रोच है। हमेशा पहले कि मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि लेट योर बॉडी रिस्पॉन्ड। आप अपनी बॉडी को काम करने दें। अगर आपकी बॉडी में एक एंटीजन आ गया है आपकी बॉडी में और उसने आपकी बॉडी में पैथोजेंस प्रोड्यूस कर दी हैं, आपका टेम्परेचर को एलिवेट कर दिया है, तो ये एलिवेटेड टेम्परेचर आपकी बॉडी को फैसिलिटेट करता है टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडीज। हम लोग करते क्या है कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, हम लोग अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होके एंटीबॉडीज नहीं बनाने देते, बल्कि हम झट से बहुत जल्दी से चले जाते हैं किस सिस्टम के ऊपर? एंटीबायोटिक खाने पर। याद रखें, एंटीबायोटिक खाने का जहां एक इफेक्ट यह है कि आप ठीक हो जाते हैं, वहां एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी बॉडी के बहुत से यूजफुल फ्लोरल बैक्टीरिया की भी डेथ हो जाती है। बिकॉज एंटीबायोटिक इज समथिंग लाइक अ बॉम्ब। व्हेनेवर इट विल फॉल और अ कम्युनिटी, इट विल नॉट सी वेदर इट इज अ ह्यूमन और अ एनिमल और अ प्लांट और यू कैन से बिलोंग टू एनी रिलीजन। ये तो उसको हर किस्म की लाइफ को किल कर देता है। सेम इज द केस हियर। Whenever you take the bomb of antibiotic in your you can say digestive tract, it kill all sort of bacteria, may be positive or may be negative. तो सवाल ये है कि जब आपने एंटीबायोटिक खाई ब्लाइंडली, आई थिंक वी कॉल इट इन पंजाबी अन्नेवा, ब्लाइंडली आप लोगों ने खा ली, तो फिर रिजल्ट क्या हुआ? आपके यूजफुल बैक्टीरिया मर गए।
अब क्या करेंगे आप लोग एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंट किस्म के फूड सप्लीमेंट खाओगे। उन फूड सप्लीमेंट में दो चीजें शामिल होगी, एक तो हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आप दूध पिएंगे, आप दही खाएंगे, ठीक है, एक तो आप ये वाला काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करना है, वो काम ये है कि आप विटामिन सप्लीमेंट्स खाएंगे। आमतौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली आपको साथ देता है ताकि वो डेफिशिएंसी जो इन बैक्टीरिया के किल होने से आपकी बॉडी में आई है वो पूरी की जा सकती हो। लेकिन मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक खाने का एक उसूल होता है और वो उसूल ये है कि आप एंटीबायोटिक तब खाएं कि जब आपको 3 दिन का फीवर हो गया और आप अभी भी ठीक नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक जब आप शुरू करेंगे तो उसे कम से कम 3 दिन या 5 दिन जरूर खाएंगे। अगर आप 3 या 5 दिन नहीं खा रहे तो बेसिकली आप अपनी बॉडी में उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे और वो रेजिस्टेंस आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है, राइट। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपनी जिंदगियों में कम से कम करें। इट शुड बी द लास्ट वेपन, इट शुड बी द लास्ट यू कैन से बुलेट इन योर गन, राइट। फिर हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि ये जो बैक्टीरिया हैं इन्होंने हमारी एक और तरीके से भी हेल्प की है। वो हेल्प ये है कि हम इनमें से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। और आपको पता है कि आप पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में कि बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, प्लाज्मिड, और हम उन प्लाज्मिड्स को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है मेरे पास एक वेक्टर। जब ये वेक्टर मेरे पास बन गया तो उस पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर कोई ना कोई इंसानी फायदे की जीन प्रेजेंट है। दिस पर्टिकुलर जीन में बी इंसुलिन फॉर एग्जांपल और मे बी द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जौन सी भी जीन आपके पास होगी, जब मैं इस बैक्टीरिया को फर्मेंटर में डालूंगा तो ये वाला बैक्टीरिया जिसे मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहा है, इट विल मेक ह्यूमन इंसुलिन फॉर अस और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फॉर अस। फिर मैं उस फर्मेंटर को ड्रेन आउट करूंगा और उसमें से इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करके आइसोलेट करके इंसान को दूंगा ताकि शुगर वाला पेशेंट शुगर से बच सके और जो बहुत छोटे कद का पेशेंट है वो अपने कद को नॉर्मल तरीके से बड़ा कर सके। तो इस तरीके से ये भी हमारे काम की चीज़ है। हमने इन बैक्टीरिया के बहुत से कसीदे कर लिए हैं, लेकिन क्या बैक्टीरिया हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही रही हैं? तो आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बात करते हैं 14th सेंचुरी की, तो 14th सेंचुरी में दुनिया ने एक पैंडेमिक, याद रखिए जब मैं वर्ड यूज करता हूँ एपिडेमिक, इसका मतलब है एक इलाके में फैलने वाली वबा। लेकिन जब मैं वर्ड यूज करता हूँ पैंडेमिक, इसका मतलब होता है कि वबा पूरी दुनिया में फैल गई है। इसकी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास कोविड-19 है। आपको पता है इसे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इट इज अ पैंडेमिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये एक इलाके में फैलती है, एक शहर में फैलती है सिर्फ, या एक फॉर एग्जांपल प्रोविंस में फैलती है, तो फिर हम नॉर्मली इसे एपिडेमिक लेवल की डिजीज कहते हैं। तो बात हुई हमारे डियर स्टूडेंट्स कि ये एक पैंडेमिक डिजीज थी, इसका नाम था ब्लैक डेथ, एंड दैट ब्लैक डेथ वाज ड्यू टू अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो मेरे पास यर्सीनिया पेस्टिस थी, इसको ट्रांसमिट करने वाली जो ऑर्गेनिज्म था इट वाज द फ्लीज। और ये जो फ्लीज थी ये पेस्ट के ऊपर क्या कहते हैं ग्रो करती थी, उनको फीड करती थी। तो जितने भी फर वाले ऑर्गेनिज्म थे वो इनकी रेजिडेंट्स थे, इनकी रिहाइश थे, और उनके ऊपर ग्रो करने वाले या रहने वाले फ्लीज भी इसे हम बोलते थे पिस्सू। तो वो जो पिस्सू थे वो बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म से ब्लड को सक करते थे, जब इंसानों को जाके बाइट करते थे तो ये इंसान भी इससे अफेक्ट हो जाते थे। इसलिए अपने टाइम में हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डेथ्स की। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का एक और बड़ा भयानक चेहरा भी हमारे सामने है, राइट। अगली बात देखते हैं, ऐसा ही एक और पैंडेमिक नहीं एपिडेमिक हमें नजर आया 1994 में। बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद आप में से बहुत से लोग तब दुनिया में तशरीफ ला रहे होंगे। तो 1994 की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे इंडिया में एक सेकेंड आउटब्रेक आया और उसके रिजल्ट में हमें ब्यूबोनिक भी और निमोनिक दोनों किस्म के प्लेग्स का सामना करना पड़ा। लेकिन थैंक्स गॉड कि ये जो डिजीज थी ये इंडिया की करीबी जो दिल्ली के करीबी रास्ते थी सिर्फ वहां तक ही महदूद रही और इस पर बहुत जल्दी से काबू पा लिया गया। लेकिन ये सारी बात यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि बहुत सी जो प्रिमिटिव डिजीजेस हैं वो दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और ये कभी भी आउटब्रेक इनका हो सकता है। तो डॉक्टर्स को और हेल्थ एक्सपर्ट्स को और रिसर्चर्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा विजिलेंट और एक्टिव होने की ज़रूरत है।
फिर इसके अलावा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो टीबी है, हमने पढ़ा भी था बॉडी डिटेल के साथ कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बाहर मैंने को बताया था कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में शुमार होते हैं, इनके बाहर सेल वॉल भी नहीं होती, तो दे कैन इन्वेड एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये तो ब्रेन की टीबी भी करवा सकता है, और इसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया है, डेथ्स कॉज की हैं और कर रही है। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम दुनिया में से टीबी को खत्म कर दें, लेकिन जब मैंने आपको टीबी पढ़ाई थी तो मैंने कोई बात बताया था कि हमें इसमें डॉट थेरेपी को ऑप्ट करना चाहिए। जब भी हम एक डोज मिस करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे कई माह पीछे चले जाते हैं और हमारा पेशेंट उस सुपर बग से मोर रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस डिजीज को ओवरकम करने के लिए या दुनिया में से इराडिकेट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो से काम करने की ज़रूरत है। फिर हम चलते हैं एक और बड़ी ही नोटोरियस डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज ए निमोनिया। आपको पता है कि हर साल कितने बच्चे और हमारे बूढ़े बिलखुसूस वो इसी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, भी हमने डिटेल से पढ़ रखा है, राइट। तो इन सारी बातों के बावजूद माय डियर स्टूडेंट्स, किसने इतनी लाइव्स हमारी खेल की हैं, स्टिल वी शुड बी थैंकफुल टू द बैक्टीरिया। सवाल है व्हाई? हमारे बैक्टीरिया अभी भी इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद दे आर मेकिंग द लाइफ पॉसिबल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो जमीन पे जिंदगी का वजूद नामुमकिन होगा। क्यों? जस्ट क्लू दिया है मैंने आप लोगों को कि बैक्टीरिया की एक ह्यूज फ्रैक्शन हमारी फोटोसिंथेसिस का एक लॉइन शेयर कर रही है। एक बहुत बड़ा हिस्सा फोटोसिंथेसिस का हमारे बैक्टीरिया कर रहे हैं। प्लस आपको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है आप लोगों से कि डीकम्पोजिशन में भी बैक्टीरिया का रोल इट इज अबव बोर्ड। किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है कि फंजाई के साथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ फंजाई, यही तो दो डीकम्पोजर हैं जो रीसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं और हमारी जिंदगी का पहिया चल रहा है। जिंदगी के पहिए को चलाए रखने में इन पर्टिकुलर डीकम्पोजर्स का एक बहुत की रोल है। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ये वाले बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर हमने उनसे बचना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। Let's go to the last part of the board. Yes, my dear students, now we want to discuss the table that is given in your book. My dear students, इस table के दो columns है. One of them is for the bacteria. आप इस बैक्टीरिया को इधर लिख लें या इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो बैक्टीरिया हैं वो डेफिनेटली किसी खास लोकेशन पे लोकेट कर रहे होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो खास लोकेशन पे ही प्रेजेंट होती हैं। तो वो लोकेशन आप इधर लिख लें या इधर लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेलेवेंस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया किस जगह लोकेट करता है, बिकॉज व्हेन यू विल बिकम डॉक्टर तो आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को माइंड में रख के एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने में आपको हेल्प हो सकती है, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप उस बैक्टीरिया को अपने माइंड में रख के क्विकली एक मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी से हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो नॉलेज की फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, सो दैट के बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इसके साथ। लैक्टोबैसिलस ऑरियस ये आप लोगों के नोज में और स्किन पे पाया जाता है, नोज में और स्किन पे पाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई, वही वाला लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस ऑरियस, देन विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, ये तीन किस्म के बैक्टीरिया मेरी ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। इनकी प्रेजेंस मेरे लिए नेमत है, बिकॉज इसी वजह से मेरी ओरल कैविटी डिफरेंट किस्म के पैथोजन से महफूज रहती है, बिकॉज ये मेरा नॉर्मल फ्लोरा है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इनर लाइनिंग की आप स्लाइड बनाएंगे तो आप लोगों को नॉर्मल सेल के साथ साथ ये वाले बैक्टीरिया भी नजर आ सकते हैं, राइट। फिर चलते हैं एक और निहायत ही अहम पार्ट ऑफ द बॉडी पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, कोराइनी बैक्टीरिया, and then Neisseria species, very very dangerous,
and there is a different types of gram negative rods and balls or simply you can say bacilli and cocci. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आप लोगों की रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफेंडर्स हैं जब तक आप ठीक हैं, जब तक आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, और या फिर जब तक इनसे तगड़ा मींस मोर पावरफुल इन्वेडर यहां पे नहीं आता। फिर हम चलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक की तरफ। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इससे मुराद मेल यूरिथ्रा या फीमेल यूरिथ्रा दोनों हो सकती हैं, एंड कैटेगोरिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज अ विजाइना। तो इनमें पाए जाने वाले कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, कोराइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई, इकोलाई एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉलीफॉर्म्स, राइट। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया इन दोनों जगहों पे लोकेट कर सकते हैं आप लोग। देन आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन जो बेसिकली शायद आपके फ्लोरा का मेन हब है, उस पे देख सकते हैं आप लोग के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हेलिकोबैक्टर, बाइफिडोबैक्टीरिया, बैक्टीरॉइड्स, कॉलीफॉर्म्स, लैक्टोबैसिलाई, क्लॉस्ट्रीडिया, इकोलाई, प्लस एंटेरोकोकस फिसालिस एंड फाइनली नन अदर देन मिथेनोजेन। आपको पता है कि जो हम हवा यू कैन से खारिज करते हैं, जिसे हम लोग फ्लैटस बोलते हैं, वो पास करती हैं, तो उसमें जो स्मेल है, मैंने आपको लास्ट में भी बोला था, इट इज ड्यू टू द मीथेन। अब अगली बात ये है हमारे पास कि अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो सिंपल सी बात ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये डिफेंडर्स तो आपके साथ है ही, लेकिन जैसे मैंने बोला था कोई मोर पावरफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर आ जाए तो फिर खुदा ना खास्ता एपिडेमिक और पैंडेमिक केसेस भी डेवलप हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की है प्लेग की, जिसमें उन्होंने ब्लैक डेथ का नाम दिया था। और याद रखने वाली बात यह है कि हम प्लेग को, ब्लैक डेथ को उर्दू में ताउन कहते हैं, ठीक है। अगर हम उनसे बचना चाहते हैं तो हमें मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए, और हम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इल्म के लिहाज से और दानिश के लिहाज से और फैसिलिटीज के लिहाज से हमसे बहुत नीचे हैं, समथिंग लाइक माली और नाइजीरिया, वो भी अब पोलियो से पाक हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अननोन रेजिस्टेंसेस हमारे पास अभी भी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हमारी तरक्की के लेवल से बहुत पहले से खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये रेजिस्टेंस, ये जमूद, ये अनर्शा जो हमारी शायद जहनों में पेवस्त है अब तक, और उसकी वजह से अब तक हम लोग टीबी पे काबू भी नहीं पा सके, हम हेपेटाइटिस बी पे काबू नहीं पा सके, और तो और हर साल पोलियो की इतनी ज़्यादा इफेक्टिव यू कैन से एक कैंपेन के बावजूद भी हम अभी तक पोलियो पे काबू भी नहीं पा सके। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम इल्म के जिस मयार पर हैं बहैसियत कौम के, और जितनी ज़्यादा हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास अब तक नॉलेज आ चुका है, हमें बहुत जल्दी इन तीनों बीमारियों पे काबू पा लेना चाहिए था। आइडेंटिफाई दोज यू कैन से हैजर्ड्स एंड ट्राई टू ओवरकम so that we may have some healthy generations in the upcoming years. फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अर्ली डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी बीमारी को बहुत जल्दी से डायग्नोस कर लेंगे तो जाहिर आप उस बीमारी तक जल्दी से पहुंच जाएंगे, और जल्दी से पहुंचने का मतलब यह है कि आप उस बीमारी की, अगर आपके पास मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल है तो आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। और इसके लिए भी जाहिर है डे एंड नाइट रिसर्चर्स आर डूइंग देयर जॉब। वो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। क्या आप जला रहे हैं अपने हिस्से की शम्मा? ये हमें बाहर जरूर सोचना है। फिर उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट नजर आता है कि जिसमें एपिडेमिक और पैंडेमिक डिजीज जैसी कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसे फौरी तौर पे क्वारंटाइन कर देना चाहिए। हमारे यहाँ इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट हुई, और बहुत यू कैन से कि हमने अभी देखा कोविड-19 वाले केस में कि हमारे लोगों का और हमारी सोसाइटी का इसमें क्या बिहेवियर था। वो तो शायद हमारा फ्लोरा बहुत स्ट्रांग था, या हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट थी, तो हमारा इम्यून सिस्टम हम लोगों को बचा गया। अदरवाइज जो हमारी हैबिट्स थी और जो हमारा बिहेवियर था टुवर्ड डिजीज, इट कैन बी वेरी यू कैन से डेविस्टेटिंग, तबाहकुन हो सकता था ये। लेकिन बहरहाल सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आप लोगों से कोई बात कर रहा है या कह रहा है, तो उसके पीछे डेफिनेटली सदियों का, दिहाइयों का तजर्बा और नॉलेज होता है। आगे हम चलते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा
तो हमारी कौम ने बहाल एक अच्छा काम ज़रूर किया, वो ये था कि पानी का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया, हाथों को बार बार उन्होंने धोया, अपनी हाइजीन को बहुत बेहतर रखा। और हम में से अक्सर लोगों ने एक काम बहुत अच्छा ये किया कि उन्होंने मास्क का किसी हद तक बेहतर इस्तेमाल किया। तो अगर हम अपनी हाइजीन को बेहतर रखते हैं और जो बेसिक सी चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उन्हें फॉलो करते रहें, तो हम बहुत सी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसके ऊपर बाहर अभी हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है बहैसियत कौम के, वो ये है कि हम अभी तक भी सफाई का वो इंतज़ाम नहीं कर सके जो बेसिकली हम लोगों को करना चाहिए था। हमारे इर्द गिर्द अभी भी इतनी ज़्यादा मक्खियाँ पाई जाती हैं, हाँ, इतने ज़्यादा मॉस्किटोज़ पाए जाते हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन की एक ह्यूज बीमारी या बहुत ज़्यादा बीमारियों की एक वजह है। और इस वजह से एक बहुत ज़्यादा बजट जो है वो हमारी मेडिसिन के ऊपर इस्तेमाल होता है, और वो शख्स जो उस पर्टिकुलर डे पे एक वाइटल काम कर सकता था वो काम करने से भी महरूम हो जाता है। तो अगर हम इन पर्टिकुलर यू कैन से वेक्टर्स को कंट्रोल कर लें, मे बी एट द लार्वल स्टेज और मे बी एट द अडल्ट स्टेज, तो हम अपनी पॉपुलेशन की सेहत को और बेहतर बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इस दुआ के साथ कि आप उस तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को आप इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें जो आपको हम इम्पार्ट करें हैं, सो दैट वी मे हैव अ हेल्दी जनरेशंस, हेल्दी माइंड्स, हेल्दी बॉडीज इन कमिंग ईयर्स। आप इसमें ज़रूर कामयाब हों। बस इसी दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।